हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन। आज हम इस चैप्टर के अंदर अभिप्रेरणा का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम अभिप्रेरणा का अर्थ और अभिप्रेरणा के लक्षण कौन कौन से हैं, उस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अभिप्रेरणा किसे कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अभिप्रेरणा का अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। अभिप्रेरणा अर्थात व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तत्व जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों हमें पता चलता है कि अभिप्रेरणा यह व्यक्ति के अंदर रहा हुआ एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करता है। कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की क्षमता, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। कर्मचारी की कार्य करने की इच्छा हो, लेकिन अगर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता न हो तो संचालन के उद्देश्य प्राप्त हो सकते नहीं है। उत्पादन की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए सभी साधनों में मानव ही केवल एक ऐसा साधन है जो उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उस उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत से साधन जुड़े हुए होते हैं। उन सभी साधनों के अंदर मानव ही केवल एक ऐसा साधन है जो उत्पादन में वृद्धि संभव बनाता है। मानव एक जीवंत साधन है क्योंकि मनुष्य के अंदर विशेष शक्तियाँ और कार्यसूझ होती है, जिसकी वजह से मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देना आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा एक विस्तृत विचार माना जाता है। विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा। अभिप्रेरणा का विचार बहुत ही विशाल है। जहाँ मानव कार्य करते हैं वहाँ अभिप्रेरणा का कार्य आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा के प्रेरकों में मौद्रिक, अमौद्रिक प्रोत्साहन, सुविधाएं, संतुष्ट ना हुई आवश्यकताओं का समावेश किया जाता है। अब हम अभिप्रेरणा किसे कहते हैं उसका अर्थ देखने का प्रयत्न करते हैं। सामान्य अर्थ में कर्मचारियों में अधिक कार्य करने की प्रेरणा जागृत करना और उन्हें महत्तम कार्य संतोष की उपलब्धि प्राप्त करवाना, यानी कि अभिप्रेरणा। दोस्तों फिर से रिपीट करते हैं। कर्मचारियों में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की प्रेरणा जागृत करना और उन्हें महत्तम कार्य संतोष की उपलब्धि प्राप्त करवाने का कार्य, यानी कि अभिप्रेरणा। जूसियस नाम के जो संचालन शास्त्री है, उनके अनुसार इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को या दूसरे को प्रेरणा देने की प्रक्रिया, जिसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो जूसियस का मानना है कि जो इच्छित कार्य होता है, उस इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को या दूसरे को प्रेरणा देने की जो प्रक्रिया है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। मॉर्गन ने भी परिभाषा दी है। मॉर्गन की परिभाषा के अनुसार अभिप्रेरणा मन की ऐसी स्थिति है जो कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो मॉर्गन ने जो डेफिनेशन दी है वो भी सही है। अभिप्रेरणा को हम मन की एक ऐसी स्थिति मानते हैं जो कर्मचारियों को अपना जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की ओर ले जाती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा यह
कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करवाने की प्रक्रिया है। दोस्तों, हमने अभिप्रेरणा की जो भी डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन को देखने का हमने प्रयत्न किया। अब हम अभिप्रेरणा के जो लक्षण है उन लक्षणों के बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि अभिप्रेरणा के लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहला लक्षण है आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा यह एक आंतरिक प्रेरणा है। अभिप्रेरणा ऐसा बल है या शक्ति है जो मानव के अंदर ही उत्पन्न होता है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो अभिप्रेरणा है वह एक प्रकार की बल है, ये एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य के अंदर ही पैदा होती है। इसके अलावा आगे थोड़ा जानने का प्रयत्न करें। अभिप्रेरणा एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा मनुष्य को लगता है कि उसके जीवन के अंदर कुछ कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए उसे प्रेरणा देने का काम अभिप्रेरणा के द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य निश्चित प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ने का काम करता है। तो ये भी है दोस्तों कि अभिप्रेरणा एक ऐसी भावना होती है जिसके द्वारा मनुष्य को लगता है कि उसके जीवन के अंदर अभी भी कुछ कम है और उसके जीवन में जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए अभिप्रेरणा उसे प्रेरित करने का काम करती है, जिसकी वजह से मनुष्य निश्चित प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ने का काम करता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विचार। अभिप्रेरणा का जो विचार है वो मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जो मानसिक विचार होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। बात तो सही है, हर एक व्यक्ति की जो साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी हमें अलग अलग देखने को मिलती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब कि हर एक व्यक्ति की जो साइकोलॉजी होती है, जो मानसिक विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उसकी वजह से हर एक व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा की आवश्यकता भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है। किसी के अंदर अभिप्रेरणा की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो किसी के अंदर अभिप्रेरणा की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब कि यह एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होने की वजह से उसकी आवश्यकता हमें अलग अलग देखने को मिलती है। तीसरा है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों को अधिक उत्पादन करने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं तो अभिप्रेरित करने से जो भी कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं। उसकी वजह से उनके नैतिक उत्साह में बढ़ोतरी होती है, उनकी उत्पादन करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है, जिसकी वजह से इकाई की लाभदायकता में वृद्धि होती है और इकाई का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को भी हम पूरा कर सकते हैं। आगे का मुद्दा है सतत प्रक्रिया। अभिप्रेरणा को सतत प्रक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद सतत चलती रहती है। कर्मचारियों से काम निकलवाने के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है, उनको आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन भी देना पड़ता है, उनको दिशा निर्देश भी देना पड़ता है। एक बार हम कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के बाद अभिप्रेरणा का काम या अभिप्रेरणा की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति बंद कर सकते नहीं है। कर्मचारियों को मोटिवेट करने के बाद भी हमें अभिप्रेरणा की प्रवृत्ति चालू रखनी पड़ती है, ताकि कर्मचारियों के अंदर वही उत्साह बना रहे, वही जोश बना रहे। इकाई के प्रारंभ से लेकर अंत तक अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों, आगे का मुद्दा है स्थानांतरण के दर में कमी।
अभिप्रेरणा की वजह से हम कर्मचारियों के स्थानांतरण दर में भी कमी कर सकते हैं। अभिप्रेरणा की वजह से कर्मचारियों के अंदर जो आंतरिक संतोष होता है उस आंतरिक संतोष में वृद्धि होती है। इसके अलावा अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, कर्मचारियों का उत्साह बढ़ता है, उनके जोश में बढ़ोतरी होती है, कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार उनको प्रतिफल मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है और सम्मान भी मिलता है, जिसकी वजह से कर्मचारी इकाई के अंदर नौकरी में लगे रहने से प्रेरित होते रहते हैं, जिसकी वजह से श्रमिक स्थानांतरण के बारे में भी सोचते नहीं है, जिसकी वजह से स्थानांतरण का जो दर होता है उस दर में हमें कमी देखने को मिलती है। इसके बाद है उद्देश्य की प्राप्ति। अभिप्रेरणा के द्वारा इकाई का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी को कार्यक्षम रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम कर्मचारी को प्रेरित करते हैं तो उसकी वजह से कर्मचारी अपना जो कार्य है वो अपना कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही कार्यक्षम रूप से करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसकी वजह से इकाई के जो व्यावसायिक उद्देश्य होते हैं उस व्यावसायिक उद्देश्य को भी पूर्ण कर सकते हैं और इकाई में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, उनके जो निजी उद्देश्य होते हैं उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक इकाई के उद्देश्य दोनों को हम सिद्ध कर सकते हैं। आगे का मुद्दा है विस्तृत क्षेत्र। अभिप्रेरणा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत माना जाता है, बहुत ही विशाल, बहुत ही समृद्ध माना जाता है। अभिप्रेरणा के अंदर आवश्यकता, लक्ष्य, इच्छा, भावना, उद्देश्य, चुनाव, मनोबल, उत्सुकता, प्रलोभन आदि शब्दों का समावेश हम अभिप्रेरणा में कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अभिप्रेरणा यह बहुत ही विशाल क्षेत्र है, उनमें इन सभी शब्दों का समावेश किया जा सकता है। इसके बाद आगे का मुद्दा है परिवर्तनशील व्यवस्था तंत्र के अनुरूप। आधुनिक समय के अंदर उद्योगों में और व्यवस्था तंत्र में तीव्रता से परिवर्तन आते हैं। जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का समय है, उसकी वजह से उद्योगों के अंदर और व्यवस्था तंत्र के अंदर बहुत ही तीव्र गति से नए नए परिवर्तन आते हैं। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तन उत्पादन की प्रवृत्ति में भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई प्रवृत्ति में भी हो सकते हैं, कच्चे माल सामग्री के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो अन्य प्रवृत्ति में भी ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो भी परिवर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तनों का स्वीकार करने के लिए कर्मचारी शीघ्रता से तैयार होते नहीं हैं। तो अगर हम कर्मचारियों को प्रेरित करें, कर्मचारियों को मोटिवेट करें, तो हम उसको प्रेरित कर उनको उचित समझ देकर ऐसे परिवर्तनों को सरलता से स्वीकार करवा सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि व्यवस्था तंत्र के जो भी अनुरूप परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन हम कर्मचारियों को आसानी से हम उस ढांचे में ढाल सकते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी व्यवस्था तंत्र के अंदर आने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयत्न करते हैं, और जिसकी वजह से आधुनिक जगत के अंदर वो दूसरे उद्योगों के सामने प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है सहयोग प्राप्त करने का साधन। अभिप्रेरणा को सहयोग प्राप्त करने का साधन माना जाता है। कर्मचारियों को हम अभिप्रेरणा देते हैं, तो कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देने से उनके कार्य संतोष में वृद्धि होती है। कार्य संतोष में वृद्धि होने से उनका
उत्साह बढ़ता है, उनका जोश बढ़ता है, जिसकी वजह से जो भी उच्च अधिकारी होते हैं वो उच्च अधिकारी का संपूर्ण सहयोग उनको मिलता है। तो उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत ही आवश्यक है। अभिप्रेरणा के द्वारा काम करने वाले कर्मचारियों को अपने जो भी अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों का उनको सहयोग प्राप्त होता है। आगे का पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण। अभिप्रेरणा के द्वारा हम कर्मचारियों में सकारात्मक दृष्टिकोण ला सकते हैं। जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर हम पॉजिटिव अप्रोच ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाए, कर्मचारियों को प्रेरित किया जाए। जब भी कर्मचारियों की सामने, जब भी कर्मचारी इकाई में काम करते हैं उनके सामने जब कोई भी समस्या आती है तब उनकी समस्या का समाधान किया जाए, उनकी समस्या का हल किया जाए, उनके प्रश्नों को समझा जाए, तो कर्मचारी व्यवस्था तंत्र और संस्था के प्रति सम्मान की भावना का अनुभव करते हैं। वे स्वयं संस्था का एक भाग है ऐसा समझकर कार्य करते हैं और ऐसी जो कार्यशैली होती है, ऐसी कार्यशैली से कर्मचारी का भी विकास होता है और इकाई का भी विकास होता है। और ये सब पॉसिबल है पॉजिटिव अप्रोच की वजह से। अगर कर्मचारियों के अंदर अगर हम पॉजिटिव अप्रोच लावे तो उसकी वजह से कर्मचारी अपने आप को केवल एक एम्प्लॉयज़ नहीं समझेंगे, बल्कि जिस संस्था में काम करते हैं, जिस इकाई में काम करते हैं उसका हिस्सा समझेंगे। उसका हिस्सा समझकर अपना ही तरफ से संपूर्ण योगदान देने का प्रयत्न करेंगे। अपने व्यवस्था तंत्र के प्रति, अपनी इकाई के प्रति, अपनी संस्था के प्रति वो समर्पित हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो भी संचालक है उन संचालकों को कर्मचारियों को मोटिवेट करना पड़ेगा। उनकी जो भी समस्या होगी, उनकी जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को समझना पड़ेगा, तभी यह पॉजिटिव अप्रोच का निर्माण हम कर सकते हैं। आगे का मुद्दा है संचालन का कार्य। हम अभिप्रेरणा को संचालन का एक कार्य मान सकते हैं। अभिप्रेरणा यह संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य, एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। संचालकों को भौतिक साधनों से नहीं बल्कि जीवंत कर्मचारियों से काम करवाना है और इसीलिए हमें उनको अभिप्रेरित करना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि जो भी संचालक होते हैं उन संचालकों को इकाई के अंदर जो भी काम करवाना है वो काम जीवंत कर्मचारियों से करवाना है। जो भी निर्जीव साधन होते हैं उन निर्जीव साधनों से नहीं करवाना। तो जीवंत कर्मचारियों से काम करवाना चाहते हैं तो हमें कर्मचारियों को मोटिवेट करना पड़ता है, उनको अभिप्रेरित करना पड़ता है, उनको दिशा निर्देश देना पड़ता है, उनको मार्गदर्शन देना पड़ता है, तब जाके ही वो सही तरह से काम कर सकते हैं। इकाई का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार हम मार्गदर्शन को संचालन का एक कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों को मोटिवेट कर कर इकाई का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को हम संपूर्ण रूप से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आज का ये जो वीडियो है उसके अंदर अभिप्रेरणा किसे कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। जो भी अलग अलग संचालन शास्त्री है उन्होंने अभिप्रेरणा की जो अलग अलग डेफिनेशन दी है उसको जानने का भी प्रयत्न किया। इसके अलावा अभिप्रेरणा के लक्षण कौन से हैं या तो अभिप्रेरणा का स्वरूप कैसा है उसके बारे में भी हमने जानने का प्रयत्न किया। तो ऑल ओवर हमने आज के इस वीडियो में अभिप्रेरणा का टॉपिक सीखने का प्रयत्न किया। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के वीडियोस के अंदर हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और फिर से पठन पाठन का जो सिलसिला है वो चालू रखेंगे। अगर आपके कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, कोई ओपिनियन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर
बेच सकते हैं। हम उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद अस्तु।